नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। अब ये बजट डेफिसिट क्या होता है। देखिए, सरकार पिछले 10-11 सालों से, जो हमारी सरकार है बीजेपी की सरकार, पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश कर रही है। हर साल बजट का घाटा बढ़ता जा रहा है, यानी जितना पैसा हमारे पास आता है उससे ज्यादा हम खर्च करते हैं, तो उस चीज को घाटा कहते हैं। तो उसे इकोनॉमिकल भाषा के अंदर डेफिसिट बजट कहा जाता है या बजट डेफिसिट कहा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सरकार का इतना लोन या कर्जा कैसे हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि 2014 से पहले भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, यानी 55 लाख करोड़ का। आज वो बढ़कर हो गया 214 लाख करोड़, 21 लाख करोड़। हाँ, सही सुना आपने, 214 लाख करोड़। अब ये सरकार के ऊपर कर्जा नहीं है, ये भारत पे कर्जा है। तो भारत का कर्जा जब होता है तो पर कैपिटल इनकम जब हम निकालते हैं तो देश की जीडीपी को टोटल से, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, इसी तरह कर्जे को भी डिवाइड करते हैं। तो माना यह जाता है कि हर आदमी के ऊपर लगभग 2 से 3 लाख रुपए कर्जा है। अब यह कर्जा क्यों है, इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब होता है एक देश के पास कितना पैसा आया और इसने कितना खर्च किया। तो इसका मतलब समझ में आया, जब बजट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमारा बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसिप्ट्स, यानी खर्चा ज्यादा है और रिसिप्ट हमारी कम है, इसलिए यह बजट डेफिसिट है। क्योंकि हमारे देश की इनकम फिक्स नहीं है, इसलिए एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती है। खर्चा फिक्स नहीं है, इसलिए खर्चा भी एस्टिमेटेड होगा। तो इसलिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स। तो इसे हम डेफिनेशन और वर्ड्स में समझते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट मीन्स अ सिचुएशन where the government estimated total expenditure exceed its estimated total revenue in a financial year। हमारा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट बहुत जगह खर्च करती है, वो हम पिछले गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ चुके हैं। फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो बनाना, सैलरीज देना, ये सब टैक्स से भी होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है और रिसिप्ट भी आपको पता है, टैक्स, नॉन टैक्स और कैपिटल रिसिप्ट के जरिए हमारे पास पैसा आता है। तो इसलिए जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से, तो वो बजट डेफिसिट कहलाएगा। ये बजट डेफिसिट 3 तरह के होते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। आइए, रेवेन्यू डेफिसिट, when the government estimated revenue expenditure is more than its estimated revenue receipt। इसका फार्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए, गवर्नमेंट के पास टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में पैसा आता है, जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसी पैसे को गवर्नमेंट जब खर्च करती है, और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास एक रफली आइडिया ले ले 1 लाख रुपए आता है और गवर्नमेंट खर्च कर दे 1,20,000 अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, तो समझ लें रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 20,000। क्यों? क्योंकि हमारा 1,20,000 क्या है, एक्सपेंडिचर है, और हमारी 1 लाख रिसिप्ट है, इसलिए खर्चा ज्यादा है। तो बात आती है इसका इंप्लीकेशन क्या है, यानी अगर रेवेन्यू का खर्चा ज्यादा है तो सरकार का क्या इंपैक्ट होगा। देखेंगे इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी अगर हमारा रेवेन्यू का घाटा ज्यादा है तो इसका सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग्स, यानी गवर्नमेंट अपना कर्जा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी, उधार ज्यादा लेगी। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो इवन टू मीट इज रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव लाइक सैलरीज, पेंशन एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट अपने रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग करेगी, उधार लेगी। तो ये भी एक रीजन है जो हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। Debt burden increases. Continuously borrowing increase the public debt and lead to higher interest payment in the future. गवर्नमेंट को कि अपने अब्बा के घर से तो पैसा लेती नहीं है, उधार ले लिया, तो उधार ले रही है तो वर्ल्ड बैंक से लेगी, आईएमएफ से लेगी या पब्लिकली लेगी, तो उसको इंटरेस्ट भी लेगी। तो आप समझें, अगर लगातार डेट बढ़ता जा रहा है, यानी कर्जा, लोन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या हो गई, कमाई कम, खर्चे ज्यादा। अब वो क्या होगा, आगे और देखते हैं। रिडक्शन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। To manage the deficit, the government may reduce spending on development activities like education, health, schooling। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, स्कूल या स्कूल की एक्टिविटीज करना, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस करना, ये सब कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार कर्जा पड़ेगा। जब लोग गवर्नमेंट का पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे करेगी। अगला पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर।
इसका मतलब है लगातार जब कर्जा बढ़ता जाएगा तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ाएगी तो उसके कारण बाजार में चीजें कॉस्टली हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन बाजार में दिखाई देने लगे। इफ द डेफिसिट फाइनेंस थ्रू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, अब क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को न्यू करेंसी को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी बाजार के अंदर और जिसके कारण इन्फ्लेशन होगा। अगला पॉइंट है हमारा लो फ्यूचर ग्रोथ। लो फ्यूचर ग्रोथ का मतलब देखिए, किसी आप अपने घर की ग्रोथ करेंगे तो आपको पैसा चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, पैसा चाहिए। इसे गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या देश की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा। जब पैसा हम लोन के रूप में ले रहे हैं, अपना पैसा है नहीं, तो फ्यूचर ग्रोथ के प्लानिंग भी पोस्टपोन हो जाएंगे, यानी फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो पाई। एज फंड आर यूज्ड फॉर कंजप्शन रेदर देन एसेट क्रिएशन, इट नेगेटिवली अफेक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब हम अपने रूटीन में ही खर्चे पूरे करते रहेंगे तो हम नई एसेट्स को क्रिएट नहीं करेंगे, और नई जब एसेट्स क्रिएट नहीं होगी तो हम इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, और हम इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे तो हम पुराना लोन भी नहीं चुका पाएंगे, तो लोन के ऊपर हमें लोन लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे इस रेवेन्यू डेफिसिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। कि सबसे पहला अच्छा बढ़िया सरकार के लिए यह तैयार होता है कि सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा दे। टैक्सेस बढ़ा देगी तो सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए, टैक्स बढ़ाना शायद इनिशियल स्टेप हो सकता है, लेकिन उसका भी इंपैक्ट पब्लिक के लिए पड़ेगा, लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाएगी। लेकिन सरकार उस कंडीशन में टैक्स को इंक्रीज करती है जब रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव एंड नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कंट्रोल, सब्सिडी शुड बी बेटर टारगेट टू द नीडी सेक्शन टू अवॉइड वेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए, आपको पता है सरकार क्या करती है, बहुत से वेलफेयर स्कीम चलाती है, तो हमें क्या देखना होगा या सरकार को क्या करना होगा, नेसेसरी स्टेप्स ले। सब्सिडी उन्हीं को मिले जो टारगेटेड है, क्योंकि कभी कभार हमारी सब्सिडी उन लोगों को भी मिल जाती है या वो लोग ले लेते हैं जो जरूरत नहीं होती, जैसे नकली बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं पैसे देकर, तो पैसा उनको भी मिल जाता है वेलफेयर स्कीम का। तो सरकार को क्या करना है, अपनी सब्सिडी को कंट्रोल करना चाहिए और टारगेटेड सब्सिडी जनरेट करनी चाहिए लोगों के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रेवेन्यू डेफिसिट, सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिल सके।